Yes, everyone. Now, in this session, I am going to introduce India's 109. India's 109. प्रीवियस सेशन में हम लोग ने इंडियाज 32 कंप्लीट कर दिया. अब इंडियाज 109 में शुरू कर रहा हूं. सब लोग एक नई हेडिंग बना लो. ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. डिफिकल्ट नहीं बोलता मैं. अभी तक का सब समझ में, आगे का भी समझ में आएगा, पूरा टॉपिक समझ में आएगा. और पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हर बैच के स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लीज है, कंसोलिडेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है. सर सब लोग डिफिकल्ट बोलते हैं. डिफिकल्ट क्या था? देयर इज नथिंग डिफिकल्ट. कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इज रिक्वायर्ड. तुम्हारा रोज, अगर मैं जो करा रहा हूं, अगर वो रोज रिवीजन करके अगले लेक्चर में बैठते हो तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा. तुमको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. बिकॉज मैं तो रीजनिंग के साथ सब कुछ बताता हूं. मैं कोई भी चीज मैकेनिकली नहीं कराता हूं. विथ रीजनिंग आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. लिखो इंडियाज 109. India's 109. Measurement of financial instruments. Measurement of financial instruments. हाँ, measurement of financial instruments. तो मेजरमेंट बोल लो या अकाउंटिंग बोल लो, बात एक ही है. इसको मैं 3 यूनिट में डिवाइड करूंगा. यूनिट 1, सबसे पहले मैं सिखाऊंगा अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट्स. सो हम लोग सबसे पहले डील करेंगे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट्स से. अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट्स. यूनिट 2, हाँ, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. Accounting for financial liabilities. And unit 3, miscellaneous other aspects. So accounting for financial assets, accounting for financial liabilities and other aspects. चलो पहले यूनिट 1 शुरू करेंगे. राइट डाउन, एक लाइन छोड़ के लिख दो यूनिट 1. यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट्स. Accounting for financial assets. Yes, accounting for financial assets. Unit 1 accounting for financial assets.
सब लोग हेडिंग दे दो। और फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग करने के लिए ना मैं फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन करूंगा। मैं 3 पार्ट में फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन करूंगा। लिखो अगले लाइन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। Classification of financial assets from the point of view of accounting. सो अकाउंटिंग के लिए मैं फाइनेंशियल एसेट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफिकेशन, in the form of debt instrument. Classification in the form of debt instrument. Classification in the form of in the form of equity instrument and in the form of derivatives. In the form of derivatives. In the form of derivatives. तो मैंने 3 डिवीजन कर दिया है। सो याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने फाइनेंशियल एसेट का 3 क्लासिफिकेशन किया है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आगे ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेरिवेटिव्स तो लास्ट में अलग से ही करेंगे, मैं लिखवाते तो जा रहा हूं लेकिन अलग से ही करेंगे। चलो, सबने लिख लिया यहां तक? अब ध्यान देना, कोई लिखना नहीं, समझो। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सीख लो, फिर मैं नोट्स तो लिखवाता ही हूं सब कुछ। कोई पूछेगा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? सी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिसीवेबल्स। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिसीवेबल्स। हाँ, रिसीवेबल्स इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल्स इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, लोन्स गिवन तो पैसा वापस आएगा, एडवांसेस गिवन तो वो भी रिसीवेबल होता है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। बैंक में एफडी करवाया तो वो भी पैसा रिसीवेबल है। इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, ये सब जो है ना, दैट इज डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब अपने लिए रिसीवेबल्स है। और ये रिसीवेबल्स को हम लोग बोलते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, ये है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज
इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे तो मैंने लिखवाई दिया है, डेरिवेटिव्स होता है ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ये सबको हम लोग डेरिवेटिव्स मानते हैं। अगर अपने को है ना, मैंने जो लास्ट क्लास में समझाया था उससे तुम सब लोगों को ये तो आइडिया आ ही गया है कि इंडियाज 1099 में हम लोग फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं, और फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन तो सबको मालूम है। अगर मेरे पास कैश पड़ा है, क्या है ना, फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हो तो मालूम ही है। अगर मेरे पास कैश पड़ा है तो वो एक फाइनेंशियल एसेट है। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस पड़ा है तो तुमको मालूम है सर वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिसीविंग कैश इन फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिसीविंग कैश इन फ्यूचर, सो वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। तुमको ये सब मैंने समझाया था। अरे कॉन्ट्रैक्ट दैट विल गिव अनदर फाइनेंशियल एसेट, याद है मैंने डेटर्स के सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेटर्स है, पैसा मांगा, डेटर बोलता है बिल ले जाओ, सो कॉन्ट्रैक्ट दैट विल गिव अनदर फाइनेंशियल एसेट, तो वो अनदर फाइनेंशियल एसेट बाद में उसके सामने कैश मिलेगा तो वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। कोई फेवरेबल पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक फाइनेंशियल एसेट ही है। तुमको मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, 10% से 6% हो गया, मैंने दूसरे बैंक को बेच दिया और वो बैंक को बेच दिया, 7% इंटरेस्ट रेट बेच दिया, पैसा मिल गया और 3% भी मिलते रहेगा। सो डेरिवेटिव्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसके अलावा मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं? सो फाइनेंशियल एसेट के एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं। मैंने फाइनेंशियल एसेट का मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, लेकिन फाइनेंशियल एसेट बोलते किसको है वो अपने को मालूम है। फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं। अगर मैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं फाइनेंशियल एसेट में, अगर मैं पहली बात करूं सबसे पहले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, लोन्स एडवांसेस गिवन है, एफडीए, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स है। अरे इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, ये सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर सेकंड क्लासिफिकेशन में जाएगा। सो फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं वो अपने को मालूम है, बट टुडे फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अरे ये सारे फाइनेंशियल एसेट है। डेरिवेटिव, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, ये भी फाइनेंशियल एसेट है डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स भी फाइनेंशियल एसेट है। डेटर एक फाइनेंशियल एसेट है, बिल रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है, कैश फाइनेंशियल एसेट है, लोन्स एडवांसेस गिवन एफडी में, बैंक एफडी में पैसा रखा है, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, क्या ये सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट है, सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट है। बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अरे एज पर इंडियाज 109 फाइनेंशियल एसेट्स किसको बोलते हैं? फ्यूचर में पैसे आने के चांसेस जो होते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। फ्यूचर में पैसे आने के जो चांसेस होते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। जाने के होंगे, आउटफ्लो होगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उसका 3 डिवीजन किया है। देख लो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने 3 डिवीजन किया है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, अरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या लिखा है मैंने इधर? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब लिखा हुआ है रिसीवेबल्स। अगर पेएबल होगा तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। हमको किसी से पैसा लेना है तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। अगर हमको किसी से पैसा लेना है तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेटर्स एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेटर्स को मैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मानूंगा। बिल्स रिसीवेबल, अरे लोन गिवन, एडवांसेस गिवन, फिक्स डिपॉजिट, बैंक एफडी में पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। डिबेंचर इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, अरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है मेरे को इंटरेस्ट भी लेना है और प्रिंसिपल भी। इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आता है। अगर मैं बात करूं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल,
सो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है मेरे को इंटरेस्ट भी आ सकता है, मेरे को प्रिंसिपल भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है, प्रिंसिपल भी आ सकता है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का फीचर है इसमें, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का फीचर है इसमें। अगर मेरे को किसी से पैसा लेना है, किसी से पैसा लेना है तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने अकाउंटिंग के लिए 3 पार्ट्स क्यों बनाया, ये अकाउंटिंग के लिए मैंने 3 पार्ट्स क्यों बनाया, ये अकाउंटिंग के लिए ही बनाया है ये 3 पार्ट्स क्यों बनाया है, सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स है, बट अकाउंटिंग सबकी अलग अलग है। सो ये 3 पार्ट्स किया है सो दैट वी कैन लर्न देयर अकाउंटिंग। उनकी अकाउंटिंग अलग अलग है, सबकी अकाउंटिंग सेम होती तो मैं सारे फाइनेंशियल एसेट्स बोलता तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं थी। सबकी अकाउंटिंग अलग अलग होगी। फर्स्ट वी विल लर्न अकाउंटिंग फॉर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम लोग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। एवरी यूनिट, अब ये एवरी यूनिट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मैंने 3 यूनिट बनाए ना। एवरी यूनिट याद रखना, एवरी यूनिट इज अ सेपरेट चैप्टर। ये एक सेपरेट चैप्टर है, हर एक यूनिट एक सेपरेट पार्ट है। जितने एग्जाम्पल में मैं क्लास में कराऊंगा ना, वो सब प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल के ही एग्जाम्पल्स है। मैंने उनके अमाउंट चेंज कर दिया है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया है। सारे स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल के मैंने क्वेश्चंस उठा लिए, अमाउंट और रेट चेंज कर दिया है, तो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स बढ़ जाते हैं। आफ्टर डूइंग माई एग्जाम्पल्स यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हो। अरे मैंने मॉड्यूल के ना एग्जाम्पल्स के फिगर्स बदल दिए। आई हैव चेंज द फिगर्स ऑफ मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स। सो व्हेन यू डू मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डू इट। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे लिए वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे हो जाएंगे। मैंने क्या क्लासिफिकेशन किया, इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव्स। मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। लिखो, सबसे पहला डिस्कशन, फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। Write down financial asset in the form of debt instrument. Financial asset in the form of debt instrument, ब्रैकेट में लिख देना रिसीवेबल्स। into brackets write receivables. Example लिखोगे डेटर्स, एग्जाम्पल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस गिवन, लोन रिसीवेबल, हाँ लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स,
investments in debentures, fixed deposits in bank, हाँ फिक्स डिपॉजिट इन बैंक एटसेट्रा। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। सी बोथ मैंने तो देखा है मेनी टाइम्स पीपल टेक डिबेंचर्स एज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। मैं जब भी बोलूं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट तो उनके दिमाग में आता है डिबेंचर्स, बट याद रखना डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मींस अपने को पैसा लेना है। प्रिंसिपल भी डिफाइंड होता है इसमें और इंटरेस्ट भी डिफाइंड होता है। डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, एडवांसेस है, लोन्स रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक, ये सब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने का, मन लगा के सीखोगे इंटरेस्ट के साथ। अगर खुद का इंटरेस्ट होगा तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग सीखनी है ना तो अपने को सीसीएफसी पे कमांड होना चाहिए, सीसीएफसी पे कमांड होना चाहिए। अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग सीखनी है तो तुमको सीसीएफसी पे कमांड होना चाहिए। ये सीसीएफसी क्या आ गया? सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल। दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल। कैश फ्लो, हाँ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तुम लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूं। आई विल एक्सप्लेन दिस विद एग्जाम्पल। अगर तुमको अकाउंटिंग सीखनी है तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे अपना कमांड होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। सपोज देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, एक कंपनी एक्स लिमिटेड। This company has given loan to staff. ये कंपनी ने स्टाफ को लोन दिया है, लोन टू स्टाफ। हाँ कितने का लोन दिया है? 10,000 का। This company has given loan to staff 10,000 rupees for 5 years. 10,000 का लोन दिया स्टाफ को 5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? At the rate 10% per annum. This is the rate of interest. Now in X Limited's balance sheet, for how many years this advance will be shown? तुम बोलोगे सर 5 years. बैलेंस शीट में ये एडवांस 5 साल के लिए दिखेगा। It will be shown in the balance sheet of X Limited for 5 years. After which we will collect this amount. We call this 10,000 as debt instrument till maturity. ये जो 10,000 है इसको हम लोग बोलेंगे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी। अरे ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में बेचने वाला नहीं हूं, मैंने मेरे स्टाफ को दिया है। आई विल नॉट सेल दिस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, आई विल वेट टिल मैच्योरिटी टू रिसीव द एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, सेकेंड ईयर में भी सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा और फिफ्थ ईयर में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो एज पर सीसीएफसी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इफ एनी फाइनेंशियल एसेट इज केप्ट टिल मैच्योरिटी, तो उसकी अकाउंटिंग जो हम लोग करेंगे ना, उसकी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे अमोर्टाइज्ड मेथड से, अमोर्टाइजेशन मेथड से उसकी अकाउंटिंग करेंगे। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट जो हम लोग मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो उस पर हम लोग अमोर्टाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या अमोर्टाइजेशन मेथड है समझाऊंगा तुम लोगों को मैं, बट पहले याद रख लो जब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है तो अमोर्टाइजेशन मेथड लगेगा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल सुन लो, अंडरस्टैंड विथ वन मोर एग्जाम्पल। यही एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, एक्स लिमिटेड कंपनी ने ना 1 लाख रुपए की एक एफडी करवा दी बैंक में। इसने 1 लाख रुपए का एक एफडी बना लिया
हाँ, बैंक में एक एफडी बना दी, लेकिन कितने साल के लिए? फॉर 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स 3 साल की एफडी बना दी। और मैच्योरिटी पे आफ्टर 3 इयर्स, ऑन मैच्योरिटी, 3 साल के बाद ऑन मैच्योरिटी एक्स लिमिटेड को मिलेगा 1.5 लाख रुपया। आफ्टर 3 इयर्स ऑन मैच्योरिटी एक्स लिमिटेड को 1.5 लाख रुपया मिलेगा। अभी एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में ये 3 साल तक रिफ्लेक्ट होगी। इन बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड दिस एफडी विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स। अरे ये एफडी एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में मैच्योरिटी तक जाएगी। मेरे को ये एफडी को बेचने का कोई इरादा नहीं है, इसको पहले मैच्योर करवाने का, पहले रियलाइज करने का कोई इरादा नहीं है। होल्ड करने के लिए ही तो इंटरेस्ट मिल रहा है। अरे 1 लाख का है, 1,50,000 क्यों मिल रहा है? होल्ड कर रहे हैं इसलिए तो। होल्ड करने की तो इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है। सो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड, देख लो वापस से वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ऊपर जो लोन टू स्टाफ था, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। सो ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी है। अगेन यहां पे यही वाला मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड अप्लाई होगा। वापस से यहां पे अमोर्टाइजेशन मेथड। जब मेरे को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है तो हम लोग अमोर्टाइजेशन मेथड फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल। 1 मिनट, हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग शुरू कर दी हम लोग ने। मैंने 3 यूनिट बनाया, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड अदर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। सो अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की हम लोग ने पार्ट शुरू कर दिया है। और अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में मैंने 3 डिवीजन किया, जिसमें पहला पार्ट कर रहा हूं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और फिर डेरिवेटिव्स है। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में मैंने दो एग्जांपल्स बताए। पहले वाले में लोन टू स्टाफ है, 5 साल तक बैलेंस शीट में ये लोन दिखेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखा? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। एफडी करवाई 3 साल की, उसमें भी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। नाउ सपोज एक्स लिमिटेड कंपनी के बैलेंस शीट में, एक्स लिमिटेड कंपनी के बैलेंस शीट में है इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स। हाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर से कितने का है? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स है। नाउ टेल मी, इज इट नेसेसरी दैट कंपनी विल होल्ड दिस डिबेंचर्स टिल मैच्योरिटी? आंसर में भी यस, आंसर में भी नो। अगर यस तो मेरा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे भी दिख जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है। अगर मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करता हूं तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड, तो फिर इस पे अमोर्टाइजेशन मेथड अप्लाई होएगा। इस पे अमोर्टाइजेशन मेथड अप्लाई होएगा। अगर आंसर है यस, होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो यही वाला सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। लेकिन अगर कंपनी सेज we will hold these investments for 4 to 5 years and after that we will sell, इसका मतलब है we will not hold till maturity। अगर ये डिबेंचर की लाइफ 8 to 10 years है तो हम लोग 4 से 5 साल रखेंगे, फिर बेच देंगे मार्केट सिचुएशन देख के। हम लोग टिल मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करेंगे। वी विल अर्न इंटरेस्ट, हम लोग 4 से 5 साल इंटरेस्ट कमाएंगे और फिर सेल करके 4 से 5 साल के बाद में प्रिंसिपल वापस ले लेंगे। We will sell it. We don't want to keep it till maturity. हमारा कोई इंटेंशन नहीं है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। अगर आंसर है नो, वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो ये केस में जो मेथड अप्लाई होएगा वो होएगा FVTOCI मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसका फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू थ्रू OCI मेथड। हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI मेथड। अभी तक मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। पहला बताया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे तो तुमको फॉलो करना है
अमोर्टाइजेशन मेथड। सर अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है? अरे मैं सिखाऊंगा ना, तुम पहले सुनो तो सही, जहां तक बता रहा हूं उतना सुनो। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज जाने दो। अगर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड नहीं, सेल है। अगर कैरेक्टरिस्टिक से इंटरेस्ट कमाएंगे और कुछ साल के बाद में प्रिंसिपल रिकवर कर लेंगे बेच के, होल्ड नहीं करेंगे मैच्योरिटी तक, तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मेथड, एफवीटी ओसीआई बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मेथड। सो ये वाला मेथड अप्लाई होगा। अरे पूरा खेल सीसीएफसी का है। हाँ, कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। और एक एग्जांपल ले लो। मैंने कितने एग्जांपल, 3 एग्जांपल दे दिए, एक एग्जांपल और ले लो। सपोज इन माय बैलेंस शीट, व्हेन आई से इन माय बैलेंस शीट का मतलब है एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में डेटर्स है या फिर बिल्स रिसीवेबल है। हाँ, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में तो कोई इंटरेस्ट एलिमेंट होता नहीं है, इसमें देयर इज नो इंटरेस्ट एलिमेंट, नो इंटरेस्ट एलिमेंट। ऊपर तो बताया था इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लेकिन डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में देयर इज नो इंटरेस्ट एलिमेंट, इनमें कोई इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं है, इसमें खाली प्रिंसिपल फैक्टर है, ओनली प्रिंसिपल फैक्टर। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में खाली प्रिंसिपल फैक्टर है, नो इंटरेस्ट। अरे मैंने अगर किसी को एडवांस दिया तो रेट का टैग लगा रहता है, एडवांस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। मैंने एफडी करवाई तो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का टैग लगा रहता है, मालूम होता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। डिबेंचर में इन्वेस्ट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टैग लगा रहता है। बट यहाँ पे मैं खाली प्रिंसिपल है, मेरे ये एग्जांपल में ओनली प्रिंसिपल, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। वेयर ओनली प्रिंसिपल, वेयर देयर इज ओनली प्रिंसिपल, देन वी हैव ओनली वन मॉडल अकाउंटिंग के लिए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, एफवीटी पीएनएल बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। सो अगर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड है, अमोर्टाइजेशन मेथड। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल है, देन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और ओनली प्रिंसिपल का मॉडल है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। एक और एग्जांपल समझ लो, सो दैट तुमको ये इन चीजों में क्लैरिटी आ जाए। वन मोर एग्जांपल, सपोज मैंने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया, मैंने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया फॉर व्हाट, फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने अगर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स किया है फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सो नाउ टेल मी, मैंने ही पढ़ाया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सिंकिंग फंड, सब सीए इंटर में मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। नाउ टेल मी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स मैच्योरिटी तक जाते हैं क्या? हो ही नहीं सकता है। वो मैंने खरीदा ही क्यों है? बेचने के लिए। जिस दिन मेरे को डिबेंचर्स रिडीम करना होगा, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैच्योरिटी तक क्यों होल्ड रखूंगा? ये इन्वेस्टमेंट्स की मैच्योरिटी कितनी लंबी है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इन्वेस्ट किया है, जिस दिन डिबेंचर्स रिडीम करना होगा बेचूंगा और उसके पैसे से मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूंगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस सेल, यहाँ पे मॉडल जो है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल का मॉडल है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल का मॉडल है, तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये वाला मेथड अप्लाई होगा अकाउंटिंग के लिए, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। सी एग्जाम में ये दिमाग लगा लेना, हम लोग कौन से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग विल डिपेंड ऑन बिजनेस मॉडल, जैसा बिजनेस मॉडल वैसी अकाउंटिंग। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड होगा तो अमोर्टाइजेशन मेथड, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल होगा तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इरिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं ना, इरिडीमेबल डिबेंचर्स की कोई रिडेम्पशन की डेट ही नहीं होती। तुमको जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए बेच दो किसी और को, कोई और खरीद लेगा तुमसे। और खाली प्रिंसिपल का मॉडल होगा तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल।
तो CCFC दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सो ये जो मैंने मेथड्स अब मैं तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना तो सिखा दिया, कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है मेथड सिखाऊंगा। एमोर्टाइजेशन मेथड कैसे हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होता है एमोर्टाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस को, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, अब मैं मेथड सिखाऊंगा। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड है तो एमोर्टाइजेशन मेथड, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल है तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, एंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नहीं ओनली प्रिंसिपल का अगर मॉडल है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अब ये जो मेथड्स है ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा, अब मेथड सिखाऊंगा। लेट्स नाउ डिस्कस द मेथड्स फॉर अकाउंटिंग। सी कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है टॉपिक, और लेंदी टॉपिक्स को कैसे कंट्रोल में लिया जाता है, रेगुलर रिवीजन करते रहने का, रेगुलर रिवीजन रीडिंग करते रहने का, जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाया वो रफ में सॉल्व करते रहने का, उससे अपने को कंट्रोल आ जाता है, पूरे टॉपिक पे कंट्रोल आ जाता है। चलो लिखेंगे। अरे यहां तक समझा क्या सब लोगों को, हैव यू ऑल अंडरस्टूड अप टिल हियर? जो तो ये रिवीजन भी करते रहना, रिवीजन करते रहना, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो लिखो एज पर, नीचे लिखोगे एज पर इंडियस as per India's 109, as per India's 109, accounting for debt instruments accounting for debt instruments shall depend on as per India's 109, accounting for debt instruments shall depend on different business model shall depend on different business model shall depend on different business model for contractual cash flow characteristics. For contractual cash flow characteristics. As per India's 109, accounting for debt instruments shall depend on different business models for contractual cash flow characteristics. There can be three models. Yes, there can be three models for debt instruments. There can be three models for debt instruments.
सी जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं ना, मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है उनको समझाने की। तो तुम लोगों को टेंशन ये नहीं लेना है समझ में आएगा कि नहीं आएगा, समझ में सब आएगा। तुमको टेंशन ये लेना है तुम्हारी प्रैक्टिस पे। माय होमवर्क इज स्ट्रॉन्ग, कैसे कराना है क्या कराना है वो मेरा काम है, और मेरा होमवर्क बहुत स्ट्रांग है। तुम लोगों को तुम्हारा होमवर्क स्ट्रांग करना है, जो करवाया उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, देयर कैन बी 3 बिजनेस मॉडल। मेरा पेज खत्म हो गया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे बिजनेस मॉडल 1। बिजनेस मॉडल 1, हाँ, CCFC फॉर मैच्योरिटी। हाँ, CCFC फॉर मैच्योरिटी। मैंने तुमको CCFC टिल मैच्योरिटी बताया था। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था लोन टू स्टाफ का, FD का एग्जांपल दिया था मैंने, लोन टू स्टाफ का एग्जांपल दिया था, FD का एग्जांपल दिया था। हम लोग मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। इफ एनी फाइनेंशियल एसेट, लिखो इसके नीचे, if any financial asset is to be held, if any financial asset is to be held till its maturity, if any financial asset is to be held till its maturity, and CCFC relates to interest payment, and CCFC relates to interest payment and principal payment, and CCFC relates to interest payment and principal payment. CCFC relates to interest payment and principal payment on specified dates. On specified dates. Specified date. If any financial asset is to be held till its maturity, and CCFC relates to interest payment and principal payment on specified date, then on specified date, then accounting for such debt instrument then accounting for such debt instrument will be done by amortization method.
हाँ, अकाउंटिंग फॉर सच डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विल बी डन बाय अमोर्टाइजेशन में। हिंट कैसे याद रखना है अपने को, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल interest plus principal plus hold, that is hold till maturity. Interest plus principal plus hold. ये लो, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड amortization मेथड। amortization method. These financial assets may be in the form of these financial assets may be in the form of advances, fixed deposits, redeemable debentures, yes, redeemable debentures intended to be held intended to be held till its maturity. Intended to be held till its maturity date. मैं इस पे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाता हूं सो दैट तुमको अमोर्टाइजेशन मेथड कैसे वर्क करता है ना वो समझेगा। लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स इन investments in 1000 debentures. Investments in 1000 debentures of face value rupees 100 each, and purchased for rupees 120 carrying interest at the rate of 15%, per annum. हाँ, debentures are redeemable after 3 years.
Debentures are redeemable after 3 years. Transaction cost. Transaction cost. ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा ₹2000, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. अप्लाई अमोर्टाइजेशन मेथड. अप्लाई अमोर्टाइजेशन मेथड. चलो ये अपना पहला एग्जाम्पल. अप्लाई अमोर्टाइजेशन मेथड. यस एवरीवन, एक ब्रेक ले लो. ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. ये मेथड में सॉल्व करके दिखाऊंगा. अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ही कराऊंगा सो दैट तुमको ये सारे ये अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्या है, ये सब तुमको समझ में आने लगेगा. टेक अ ब्रेक, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू.